मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 जो कि विगत 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न पोलिंग बूथ में संपन्न हुआ। अब सबका इंतजार केवल एक ही जगह है, वो है मतगणना रिजल्ट और मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश के अंदर या नेशनल चैनल या स्टेट चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जिट पोल के माध्यम से ओपिनियन के माध्यम से चैनलों ने अपना एक ओपिनियन दिया और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ इंडिविजुअल मध्य प्रदेश के एक जिला सीधी जिला जिसके अंतर्गत 4 पोलिंग विधानसभा सीट है, सीधी स्वयं है, साथ साथ चुरहट, धौनी और सिहावल, ऐसी 4 विधानसभा सीटें हैं अपने सीधी जिला में। आज हम उन्हीं चारों सीटों का विश्लेषण करेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से बद्री प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी से रोहित मिश्रा जी तथा आम आदमी पार्टी से आनंद मंगल जी। और इन सारे कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधी जिला के वरिष्ठ पत्रकार स्तुति मिश्रा जी। आप सभी लोगों का चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक आंकड़े की बात चलते हैं कि मध्य प्रदेश में जो 17 नवंबर को चुनाव हुए थे, मतदान किए गए थे और वो आंकड़ा जो आया था लगभग 76.22 का आंकड़ा था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि पिछले यानी 2018 के चुनाव से लगभग 1% ज्यादा था। 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जो वोटिंग रेशियो था वो था 75.63 यानी 1% का रेशियो ज्यादा माना गया है 2023 के चुनाव में। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आई है वो आई है महिला मतदान। हम बता दें कि जो 2018 में चुनाव हुआ था उसमें जो महिला मतदाता थे उनकी संख्या में काफी इजाफा देखा गया है सन 2023 के चुनाव में। तो मुद्दे बहुत सारे आए हैं, अलग अलग चैनल या अलग अलग ओपिनियन में बताया गया कि लाडली बहना जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक योजना चलाई गई थी लाडली बहना, तो इसका प्रभाव है कि 2023 में महिला वोटर ज्यादा हुए। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्योंकि जो मुद्दा निकल के आया, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं चुनाव मतदान के पहले का आंकड़ा और मतदान के बाद के जो एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। बात करें मतदान के पहले की, तो जितने भी न्यूज चैनल थे, जितने भी न्यूज एजेंसियां थी या सर्वे एजेंसियां थी, उनके हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ आ रही थी। लेकिन 17 नवंबर के बाद जो आंकड़े देखे गए वो पूरी तरीके से अपोजिट देखे गए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सामने आ रही है। और लास्ट 2 दिन 30 तारीख कल शाम से जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उसमें पूरी तरीके से लगभग जितने भी न्यूज चैनल है वहां पे कांग्रेस को पीछे करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत शो कर रहे हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों में हम आज अपने सहयोगियों से बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं बद्री प्रसाद जी के पास। बद्री जी, क्या लग रहा है, क्योंकि आंकड़ा जो पुराना था 17 तारीख के पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पीछे थी, लेकिन अगर आज की हम बात करते हैं, तात्कालीन बात करते हैं, तो जितने भी एग्जिट पोल निकल के आ रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। तो इसमें आपका क्या कहना है? अच्छा लग रहा है, बहुमत मिल रहा है हमको, तो अच्छा लग रहा है। तो ये आंकड़े कैसे बदले, ये शायद ये थोड़ा डिफरेंट समझ में आया जो मतदान के पहले और मतदान के बाद। तो क्या ऐसा मुद्दा रहा होगा कि मतदान के पहले का आंकड़ा कुछ और था, मतदान के बाद का कुछ और आंकड़ा आ रहा है? मतदान के पहले का आंकड़ा ओपिनियन पोल है जी, और मतदान के बाद का आंकड़ा एग्जिट पोल है जी। एग्जिट पोल एग्जिट है, यानी जो मतदाता बाहर निकल करके और अपनी राय बता रहा है उसे हम एग्जिट पोल निकालते हैं। ओपिनियन पोल इसके पहले का है, तो एग्जिट पोल को ही वास्तविक माना जाता है। वो इसलिए सारे जितने राज्यों के चुनाव थे वो जब समाप्त हुए तब एग्जिट पोल कल आपका काफी इंतजार के बाद आया, उसमें हमारी बढ़त जी जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जैसे बढ़त की बात करें 2018 में जो आया था तब भी लगभग रेशियो यही चल रहा था, लेकिन अंतिम में जाके चुनाव आपका भिड़ गया था, यही रेशियो लगभग चल रहा था 2 दिन पहले का। तो क्या लगता है आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा खेल भी हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं सच बोलूं तो मैं किसी भी एग्जिट पोल को 100% सही नहीं मानता जी, और ना ही ओपिनियन पोल को मानता हूं। और खासकर इस बार का जो मध्य प्रदेश का चुनाव था वह चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें
निश्चित निष्कर्ष तब तक जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना सही नहीं है। तो मैं इस एग्जिट पोल को भी बहुत सही नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितना एग्जिट पोल बता रहा है उससे ज्यादा बढ़ेंगी, और ये आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ेंगी। इस बात को आप मान लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी 180 के आसपास तक जा सकेगी। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, हम अगर एनालिसिस करेंगे तो हम एक राजनीतिक दल के रूप में मैं एक महामंत्री हूँ, और दूसरा मैं एक प्रोफेशनल तौर पर एक वकील हूँ जी। और एक वकील को अगर कहीं बैठ के किसी तथ्य को पूछा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे पृष्ठभूमि पर जाना चाहिए जी। जो मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल होते हैं क्या है, इस विषय पर पहले हम लोगों को बात करनी चाहिए। मीडिया चैनल ने कहा कि हम 47,000 लोगों तक के सैंपल इकट्ठा किए। उन्होंने कहा कि मैं उसका सैंपल इकट्ठा किया, लोगों से हमने बात किया, लोगों ने कहा ऐसा। आप ये सोचिए कि जो वोटर अपने घर से वोट डालने के लिए निकलता है, वोट डालने के बाद उसी पोलिंग बूथ के बाहर आता है जी। अगर उससे पूछा जाए कि आप किसको वोट दिए तो वो नहीं बताता है। आमतौर पर ज्यादातर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया में ये कल्चर है कि वोटर्स रिजल्ट के पहले तक नहीं बताते हैं। बताता कौन है? नेता। और नेता वो टॉप टू बॉटम होता है। वो गांव में भी एक नेता होता है जो जैकेट पहन के घूमता है, उसके अंदर भी लीडरशिप होती है, और एक शहर में भी नेता होता है, वो भी जैकेट पहन के घूमता है, उसके अंदर भी लीडरशिप होती है। वो लेवल अलग अलग होता है। तो नेता अक्सर मोबाइल पर जब वहां से मीडिया चैनल से फोन आता है तो नेता बात करते हैं, मुझे लगता है वोटर बात नहीं करता है। और ये जो मीडिया चैनल है ये कहां नहीं विफल हुआ, मतलब मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ, मीडिया चैनल की विश्वसनीयता पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ कि कहां नहीं विफल हुआ। ये दिल्ली में विफल हुआ, ये बिहार में विफल हुआ, ये पिछली पंचवर्षीय में ये छत्तीसगढ़ में विफल हुआ। हमें उतनी सीट बता रहा था जितनी हम, जिससे कई गुना ज्यादा हम पाए। हमसे तेलंगाना में विफल हुआ, तेलंगाना में जो वो बीआरएस का आंकड़ा बता रहा था वो वहां विफल हुआ। मध्य प्रदेश में चाणक्य ने कहा कि 151 सीट आएगी बीजेपी की आएगी 151 सीट। अब मैं आता हूँ वर्तमान में 2023 का ओपिनियन पोल जिस पर हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हुए। यही ओपिनियन पोल, यही मीडिया चैनल क्या वोटर्स को बदल देता है या उसकी राय बदल देता है? ऐसा नहीं होता है। वोटर्स की राय वही होती है जो आमतौर पर वो किसी को बताता है, बार बार वोटर्स नहीं बदलता है, मैं ये मानता हूँ। सी वोटर कहता है, एबीपी न्यूज कहता है कि 137 सीट जीतेगी कांग्रेस, 118 से 137 सीट। स्टेट का इंडिया टीवी कहता है, इंडिया न्यूज कहता है स्टेट का, एमपीसीजी का वो जी न्यूज कहता है कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है। ठीक है ना? ज्यादातर मतलब लगभग 4-5 चैनल हमें कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है। 4-5 चैनल, एक तो कई छलांग लगाए आज तक, मैं उसकी भी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको परसों तो जाना ही है, हमें तो रिजल्ट ही फेस करना है, तो मैं गलत क्यों बोलूंगा? और हमारे गलत या सही बोलने का उस ईवीएम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो सुप्त प्राय अवस्था में पड़ी हुई है, वो तो अपना पूरा रिजल्ट लेके लेटी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फंसाव वाली स्थिति है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ लड्डू नहीं खाना चाहिए। मुझे ये बात है कि मैं इनकी विश्वसनीयता और इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा सकता हूँ कि जो देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है कि ये जो दबाव है चुनाव के बाद, मतदान के बाद, लगभग हम लोगों ने जो सर्वे कराया उसमें एक बहुत बड़ी बात आई, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव, प्रेशर बनाया जा रहा है कि एग्जिट पोल बढ़ा के। तो इसमें आपका क्या राय है? क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? भारत के संविधान ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया। उसने कहा कि भारत में अलग अलग संस्थान होंगे जो सही टाइम पर सही काम करेंगे, अलग अलग संस्थानों का अलग अलग काम होगा। जब आचार संहिता लागू होती है तो सरकार निलंबित हो जाती है, वहां से सरकार निलंबित हो जाती है और नई सरकार के चुनाव के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली दे दी जाती है, निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, तो कोई भी एक अंधा लूला व्यक्ति भी, अगर ये सब लोग भी जो बैठे हैं, ये कल आज सत्ता में है, कल हम आएंगे या परसों कोई और आएगा, सत्ता अलग विषय है, पर अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग स्वायत्त होकर काम नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में। तो ये तो स्टेट निर्वाचन आयोग है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से प्रशासन को, या तो प्रशासन को ये लोग बता नहीं पाते हैं, ऐसा ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं कि अब आप सरकार के अधीन नहीं है, तो प्रशासन का जो बॉटम एरिया होती है, जैसे सचिव है, जीआरएस है, ये सब लोग हैं,
तो इन लोगों को ये पता नहीं रहता है कि हमारे सीएम शिवराज नहीं है या कमलनाथ नहीं है। इनको ये पता रहता है कि हमारी सरकार है और मैं सरकार के उसमें अंडर में काम कर रहा हूँ। ठीक यही काम हुआ है बालाघाट में। बालाघाट में जो पोस्टल बैलेट की जो गणना होनी है वो शेष है और उसको उन्होंने पहले ही गणना शुरू कर दिया। कभी भी कर्मचारी बिना मालिक के आदेश के कोई काम नहीं करता, ये ध्रुव सत्य है। क्योंकि कानून का और विधि का दोनों ही समानार्थी हैं कि विधि का एक निर्धारित सिद्धांत है कि प्रतिनिधि सदैव उत्तरदायी है। तो जब तक प्रतिनिधि को आदेश नहीं करेगा तो छोटे स्तर के कर्मचारी गलती नहीं करते हैं, जो सामने है। मतलब कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर के जो सत्ताधारी बैठे हुए वो ईवीएम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ईवीएम तक वो देखिए क्या है कि लोकतंत्र में कुछ सालों से कुछ पंचवर्षी से ईवीएम बदनाम हुई है और बदनाम ईवीएम नहीं हुई है, उसको क्रियान्वित करने वाले पूरा चैनल पर बदनाम हुआ है। कहीं ईवीएम खेतों में मिल रही है, कहीं सड़कों में मिल रही है, कहीं किसी के गाड़ी में मिल रही है। तो इसलिए चुनाव के बाद राजनीतिक दल ईवीएम की तकवारी करते हैं और वो तकवारी बाहर करते हैं, लेकिन फिर भी टेक्निकल समस्याएं हो जाती हैं। जैसे हमारे सीधी में हुआ कि मार्क पोल में सिस्टम में गड़बड़ी हुई, पटना में दो पोलिंग बूथ पर 3 पे। तो ये सारी चीजें होती है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ राजनीतिक बात ना करूँ तो एक धरातल में जो हम लोगों की बात कोई जनता सुन रही होगी तो उसके लिए जानकारी हो। सीधे बात करें तो आपके हिसाब से जो सीधी जिला के 4 विधानसभा है उसमें आपकी पार्टी कितने सीट्स ला रही? देखिए, अगर आप मुझसे राजनीतिक तौर पर पूछेंगे तो मैं तो स्वाभाविक तौर पर वही कहूंगा कि मैं 4 सीट जीत रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से मुझे एग्जिट पोल भी कल दिखा, तो मैं एग्जिट पोल को डायरेक्ट नहीं लगा सकता। हाँ, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को मैं क्लियर नहीं मानता कि एग्जिट पोल सही बोला है, पर फिर भी मैं मैक्सिमम सीटें यहाँ जीतूंगा। मैं 3 सीट जीतने की स्थिति में हूँ। 3 सीट, ठीक है। हमारे साथ आनंद मंगल जी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं सीधी विधानसभा से। तो आनंद मंगल जी, क्या लग रहा है कि कितने सीट, मैंने 4 सीट में आपके प्रत्याशी उतरे थे, तो कितने सीट में आप आ रहे हैं और क्या किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं? हमारे 4 सीट नहीं, मान सीधे जिले की 4 सीट में 2 सीट पे। अच्छा जी, चौराहट और सीधी। तो अब हम लोग प्राथमिक स्तर की लड़ाई पहली बार चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ी है, वो भी मध्य प्रदेश की 70 सीटों पे लड़ी है, मात्र 70 सीट से ज्यादा नहीं लड़ी है। तो अपनी विचारधारा को लेके हम जनता जनार्दन तक अपने नेता की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को लेके जनता तक पहुंचे। जनता जो जनादेश देगी हम उसको स्वीकार करें। चलिए ठीक है। तो मतलब कुछ आंकड़ा आपका राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पे बना होगा कि लगभग इतनी सीटों पर तो हम लोग आ सकते हैं। आपके जो मुद्दे थे, क्योंकि आपके मुद्दे काफी स्ट्रांग थे, स्वास्थ्य शिक्षा को लेके आपने पूरा काम किया था। आपकी जो चुनाव लड़ा गया था वो मोस्टली स्वास्थ्य शिक्षा दिल्ली मॉडल के आधार पर लड़ा गया था। तो आपको क्या लगता है कि उससे कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा? देखिए, अभी चूंकि हम लोगों का सिर्फ जो 10 गारंटी हमारे नेता ने दे दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आई तो हम उन 10 गारंटियों को लागू करेंगे जो जनता के हित में थी। लेकिन हम 70 सीट पे चुनाव ही लड़े तो जनता के मन में ये बात आई कि इनकी सरकार तो आने वाली नहीं, 70 में हम कितना भी जीत जाए फिर भी सत्ता के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। तो जिस हिसाब से उस गारंटी को लोगों को, हालांकि गारंटी पे विश्वास तो किए, योजनाओं को उन्होंने माना कि नहीं सही है, जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है वो सही है, लेकिन अभी आप सत्ता में नहीं आ रहे हो। इस बार आप संघर्ष करो, अगली बार हम लोग आपको, और हम लोग अगली बार सत्ता के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल। मतलब इस बार आप कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर अपने मॉडल को उतारने का प्रयास किए हैं कि हमारा ये मॉडल है और अगली बार आप प्रयास करेंगे कि हम सत्ता स्तर पर चुनाव। और इस बार जिस तरह से एग्जिट पोल की मामला बता रहा है, एग्जिट पोल एक अनुमान है, रिजल्ट नहीं। एग्जिट पोल एक अनुमान है, रिजल्ट नहीं। अगर 10%, 5% भी आगे पीछे हुआ तो हो सकता है कि हम इसी बार के सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आ जाए, 70 में ही सुनिश्चित कर लें। एग्जिट पोल अनुमान है ना कि रिजल्ट, और अगर रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट 10-5% आगे पीछे हर एग्जिट पोल में हुआ है, इसमें भी हो सकता है। और अगर होगा तो हो सकता है कि हम इसी सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है बद्री जी, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, चारों विधानसभा का हमारे पास आंकड़ा है और लगभग 8 से 10% का मार्जिन आ रहा है पुरुष मतदाता और महिला मतदाता।
और जितने भी सर्वे हमने ग्राउंड पे कराए तो उन सब सर्वे पे एक ही बात निकल के आएगी, ये प्रभाव है लाडली बहनों का, लाडली बहना योजना का। तो आपको क्या लग रहा है कि लाडली बहना योजना से आपके कितने सीटों पर प्लस हो सकते हैं, आप कितने सीटें आपको बढ़ सकती हैं विधानसभा चुनाव में? राजनीतिक बात मैं भी, जब इतना अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है तो मैं भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जो बातें करूँगा उमर मैं चाहूँगा कि अगर वो सही हो तो मेरे दोस्त इस बात पे सहमत हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्षेत्र में 365 दिन चलने वाला संगठन। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और देश में सत्ता होने के बावजूद जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भीतर तक है उतना अन्य दल का नहीं है। अन्य दलों में ज्यादातर आपने यही देखा होगा कि टिकट के लिए प्रयास हुए, दौड़ा धूपी हुई, और उसके अलावा उनका संगठन भी उतना सशक्त नहीं है तो वो भीतर तक पहुंच पाए। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक चुनाव हो गया, उसका एक स्वरूप मैं आपके सामने रखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर तक की कमेटी बनाई, 21 लोगों की बूथ स्तर की कमेटी, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का संयोजक, बूथ का सचिव, पीएलए, 21 लोगों की उनकी एक पूरी कार्य समिति है बूथ में। फिर उन्होंने की वोटर्स पर काम किया, ऐसा वोटर जो मतदाता को थोड़ा बहुत भी प्रभावित करता हो, चाहे वो डाकिया हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो पान की गुमटी वाला हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो ओझा हो, इन सब तक भी वो पहुंचे। इसके अलावा कि उनकी रणनीति करीब 2 साल से बूथ विस्तार का जब से कार्यक्रम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि मैं उपाध्यक्ष हूं, तो इस बीच में उन्होंने एक सशक्त काम किया। बूथ के पास तक की लगभग 20 से 25 ऐसे नौजवान बूथ के भीतर के, उनके हमको गाड़ी के नंबर, उनका नाम, ये सब हमको चाहिए, जिसमें कम से कम हम निश्चित समय पर उनकी अगर चाहत हो तो हम उनको इकट्ठा तत्काल प्राप्त कर सकें। दीवार लेखन का काम या जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके बीच में संवाद का काम, कि हम उनके बीच में बैठे ये पता करें कि उनके यहाँ से कितने लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। तो ये जो चीजें थी ये भारतीय जनता पार्टी की नजदीक तक ले गई, उतना नजदीक तक दूसरा दल नहीं पहुंचा। इस बात को, इन बातों को इनको स्वीकार करना चाहिए। जैसा आम आदमी पार्टी के आनंद मंगल सिंह जी ने कहा कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस दल में ये थे उस दल से अगर आते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा कठिनाई का विषय होता। तो एक तो ये भी विडंबना हुई चुनाव की, और दूसरी चीज ये कि मैंने कहा कि उतना अंदर तक ये पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज आपने कही कि महिला मतदाता, यही एक तिलिस्म है, यही एक आश्चर्य है इस बार के चुनाव में कि मैं आपके सामने स्वयं कह रहा हूं कि मुझे इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, ये सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस बात का आंकड़ा कोई भी एग्जिट पोल नहीं लगा पा रहा है कि आखिरकार ये लाडली बहना ने किया क्या, और मुझे लगता है कि उसने गजब किया। तो अगर गजब किया है तो फिर गजब होगा इस बार, और इस बार सारे आंकड़े मेरे ख्याल से उलट जाएंगे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें एग्जिट पोल के द्वारा बताई गई हैं वो सीटें बढ़ेंगी, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिला मतदाताओं का ये मान के चलिए कि उन्होंने पूरी तरह से भाजपा की नैया को न केवल पार लगाया है बल्कि उसको किनारे पर ले जाकर के और पहुंचा दिया सत्ता पर। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात आ रही है जो डेडिकेट हम बात कर रहे हैं सीधी विधानसभा के लिए। सीधी विधानसभा में के जो आपके पुराने तत्कालीन विधायक थे उन्होंने भी निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ा, तो सीधी की सीट पर उससे क्या फायदा है, नुकसान आपको मिले? देखिए, ऐसा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में संगठन मजबूत होता है, संगठन महत्वपूर्ण माना जाता है। अब ये बुरा न मानेगा तो मैं कहूँ कि इनके यहाँ अमूमन कितने महासचिव होते हैं, कितने सचिव होते हैं? मेरे यहाँ नहीं, अपने यहाँ का बताइए। मैं अपने यहाँ का बता। चलिए ठीक है, बुरा मत मानिए आप। जैसे हमारे यहाँ संगठन में जिला संगठन जो है, जिला संगठन की कमेटी में 7 उपाध्यक्ष होते हैं। हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं देव कुमार सिंह जी, वो मेरे साथ उपाध्यक्ष थे, और बीच में जब ये हुआ कि नया अध्यक्ष बनना है तो उसी कमेटी से बहुत सारे लोगों का चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष में खोजा गया, महामंत्री में खोजा गया, मंत्री में खोजा, इनकी सबकी निश्चित संख्या है, या और जो 2-4 प्रमुख संगठन के कार्यकर्ता थे उनमें खोजबीन की गई कौन सबसे उपयुक्त रहेगा।
अब हर एक को लगता था कि मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत लायक हूँ। और फिर खोज कर देव कुमार सिंह जी मिल गए। अब इस बात पे हाँ, बोल लीजिए। साबित रहे हैं। अब विवाद रह गई, जब आज बात चर्चा को सार्थक बनाना चाहते हैं तो फिर मुझसे अपेक्षा रखिए कि मैं सार्थक बोलूं। तो हुआ क्या कि जैसे साथ थे, अब उस साथ में हम सब उपाध्यक्ष हैं, तो हम सब अपने आप को काबिल मान रहे हैं, पर किस्मत देव कुमार सिंह जी के साथ थी और देव कुमार सिंह जी उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने। तो देव कुमार सिंह जी अध्यक्ष बने तो हम बाकी के 6 जितने हैं तो इस्तीफा दे दें। ये तो संगठन के लिए मेरे ख्याल से और ये राजनीति के लिए भी और किसी भी तौर पर उपयुक्त नहीं है। तो अगर देते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। एक बद्री मिश्रा के इस्तीफा दे देने से या उसके चले जाने से यहाँ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि मैं बद्री मिश्रा, मेरी जो पहचान है वो किसी नेता ने मुझे नहीं दी। मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी से, मुझसे बहुत योग्य बद्री मिश्रा चुरट में है। वो मुझसे ज्यादा विद्वान है, मुझसे बहुत अच्छे वक्ता है, मुझसे बहुत अच्छे साहित्यकार है और मुझसे बहुत अच्छे आंदोलनकारी और संघर्षशील व्यक्ति। उनका दल इतना बड़ा नहीं है कि उनको लोग जाने। कामरेड बद्री मिश्रा अर्जुन सिंह जी के और राहुल भैया के घर में उन्होंने 1 महीने तक आंदोलन किया है। बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो जो मतदाता है तो उसने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के वोट किया है। एक बहुत बड़ा हमारे पास क्लिप रखी हुई है। एक हमारे संवाददाता वहां गए तो बोले वोट किसको देंगे, तो उन्होंने बोला कि केदारनाथ को देंगे। उन्होंने बोला चुनाव चिन्ह क्या है, तो उन्होंने बोला कमल। तो क्या इससे आपकी पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा? 2-4%, 5%? नहीं, भारतीय मैंने बता रहा हूँ, आप उसी बात से आप आकलन करिए। कार्यकर्ता की तो मैंने बता दी अपनी बात। जो मतदाता है इतने वर्षों में वह एक ही प्रत्याशी पहचानता है और उस प्रत्याशी का नाम है कमल। तो आप समझ लीजिए कितना फर्क पड़ेगा इससे। तो हमारा प्रत्याशी जो था क्या इस मुद्दे पर क्या कहना, ये इससे क्या आपकी पार्टी को, चूंकि वहां पर वो एक निर्दलीय है और उनका वोट कहीं ना कहीं उनके फेस वैल्यू का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है, तो इससे क्या कांग्रेस को कहीं पे नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है कि केदार शुक्ला की शख्सियत को बद्री मिश्रा जी ने आकलित नहीं किया या उनके शख्सियत पर इन्हें बोला नहीं। इन्हें केदार शुक्ला जी के निर्दलीय शख्सियत को देव कुमार सिंह जी पर लाके रख दिया। यहाँ पर मुझे आपत्ति है कि आपने प्रश्न किया कि निर्दलीय आपकी जो सिटिंग एमएलए हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और निर्दलीय जो कोई लड़ता है तो निश्चित तौर पर वो अपने दल के विरुद्ध लड़ता है और फिर सेकेंडरी मैटर है कि दूसरे दल के भी विरुद्ध लड़ता है। तो मुझे लगता है कि इनने बहुत सारी चीजें कहा और मैं बार बार इन्हीं के बारे में कहूँ ये भी उचित नहीं है। जो आपका विषय वस्तु है उस पर हम चर्चा करते हैं कि केदार शुक्ला जी यहाँ से विधायक रहे और एक स्थापित लीडरशिप है उनकी। केदार शुक्ला जी वो शख्सियत हैं कि अगर वो बेशक सत्ता की केंद्र बिंदु पर ना रहें पर फिर भी अगर वो कमल कुटी में उनकी सांसें रहेंगी तो वो प्रेरणा के रूप में रहेंगी और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक सत्ता का मार्ग प्रशस्त करेगी उनकी शख्सियत पर अगर चर्चा की जाए तो। और वो कल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और एक मजबूत विधायक थे। बिंदी में अगर केदार शुक्ला की चर्चा ना हो तो फिर भाजपा की चर्चा नहीं होती थी। बेशक उनको वो ग्राफ नहीं मिला हो तो उनको डायरेक्टली बीजेपी ने हटाया क्योंकि बीजेपी सबाब पर है और बीजेपी 2 व्यापारियों की पार्टी बन के रह गई है। पूरे राष्ट्र में 2 व्यापारियों की पार्टी है और वो व्यापार करते हैं क्योंकि अब पूरा देश का जो जनमत है उन्हें छल छद्रम करके हासिल किया। तो निश्चित तौर पर जब कोई सत्ता के दहलीज पर रहता है तो वो बस स्थिति भूल जाता है। केदार शुक्ला जी को भी हटाया गया। केदार शुक्ला जी निर्दलीय लड़े पर क्या सोचने वाली बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोट मान लिया जाएगा कि 50,000 था तो भारतीय जनता पार्टी के बाद वाला जो वोट मिलता था तो वो केदार शुक्ला जी का मिलता रहा होगा और वो जब केदार शुक्ला जी का मिलता रहा होगा तो वो 70-75,000 वोट पाते थे। मैं आंकड़े पर नहीं जाऊं क्योंकि मेरे पास अभी डाटा नहीं है तो वो शख्सियत का वोट उनके साथ था। और केदार शुक्ला जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण नेता है। चूंकि आज पूरे देश की कॉस्टिज्म की पॉलिटिक्स है वो सीडी में भी देखने को मिलती है और दिल्ली में भी देखने को मिलती है और टिकट भी इसी आधार पर मिलता है। तो मुझे लगता है कि केदार शुक्ला की शख्सियत और स्वयं के वोट और लोगों की भावनाएं कि एक अच्छे व्यक्ति को भाजपा ने हटा दिया है तो 30 से 35,000 वोट पाएंगे मिनिमम। मैं चूंकि यहाँ राजनीति के लिए नहीं बैठा हूँ इसलिए
मैं आज बहुत खुले मन से और बड़े बड़े उदार मन से बात करने आया हूँ। मीडिया में आमतौर पर मैं ऐसा कम बोलता हूँ, इसलिए कि परसों रिजल्ट आने हैं और आज मैं झूठ भी बोलूंगा उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी पार्टी की सेहत पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गला फंसा हुआ है पंखे पर सीधी विधानसभा में। और आज जिस केदार शुक्ला की बात मैं बार बार कह रहा हूं कि केदार शुक्ला का नाम लिए बिना सियासत का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, ठीक ऐसा ही है। 3 तारीख तक कोई भी बात करता है तो कहते हैं केदार शुक्ला कितना पाएंगे। होता है आमतौर पर, आप भी मीडिया के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं स्मृति मिश्रा जी। अगर कोई कहता कि आप कितने से जीतोगे तो कहते हैं केदार शुक्ला कितना पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी शख्सियत, उनकी स्वीकारोक्ति, इन विषय पर वो सम्मानजनक वोट पाएंगे और यहाँ कांग्रेस जीतेगी। दूसरी बात, लाडली बहना एक ऐसा शब्द हो गया है कि ये एक राजनीतिक शब्द हो गया है और एक ये बड़ा अचंभित करने वाला शब्द हो गया है। कभी बन जाते हैं लोग लाडली बहना के नाम पर कल्पना करते हैं। वो वोटर जो वोट परसेंट 1% आपने बताया कि 1% मध्य प्रदेश के सियासत में पिछली बार के मुकाबले बढ़ गया वोट। तो अगर पिछली बार के मुकाबले 1% वोट बढ़ गया तो यहाँ की वो युवा, वो जो युवतियां हैं, वो मुझे लगता है कि वयस्क भी हुई होंगी और वो वोट डालने लायक हुई होंगी। तो वो जो नया वोटर होता है उसमें उत्साह होता है। तो नया वोटर निकल के बाहर आया, नो डाउट महिलाओं ने वोट किया है। तो महिलाओं ने लाडली बहना पर वोट किया है, नारी सम्मान पर वोट किया, इस पर आप तो जजमेंट नहीं कर सकते। आप 1000 या 1250 दे रहे हैं, हम तो 1500 देने के लिए कह रहे हैं। तो संभव है कि वो हमारे उत्साह में कि इनके कुशासन को अंत करने के लिए कमलनाथ जी 1500 देने वाले हैं, तरह तरह की योजनाओं की वचनबद्धता है उनकी, तो संभव भी है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लाडली बहना की बात है, मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है लाडली बहना के कारण बहुत पैसा बढ़ा हो, लेकिन इसका आप एक एनालिसिस और गहराई से कीजिए। क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल के बाद बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और आप किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाइए तो 100, 50, 150 पुरुष वर्ग के लोग बाहर काम करने गए जो मताधिकार से वंचित रह गए। और अगर 100 मत और पुरुषों के बढ़ते, इसको आप सिर्फ एक एंगल से मत देखिए कि लाडली बहना अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ, उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि पुरुषों का मतदान भी कम हुआ, बेरोजगारी बहुत। किसी भी ग्राम पंचायत में आप चले जाइए 100 से 150 लोग और उसका आंकलन एक समय मिला जब कोरोना काल लगा लोग बाहर से आने लगे, क्योंकि हमारे पड़ोस में हवाई पट्टियों पे कोरोना का सेंटर बनाया गया जो बाहर से लोग आते थे। मतलब 2-2 हजार 3-3 हजार लोग उस हवाई पट्टी में पड़े, तो गांव से निकल के बाहर गए थे। उसी तरह वर्तमान परिस्थिति में भी पुरुष वर्ग के लोग अधिकांशतः हर ग्राम पंचायत से 100 से लेकर 150 तक बाहर हैं, जो महिलाओं के प्रतिशत को बढ़ाने का कारण भी हो सकते हैं। लेकिन मैं इससे इनकार आप नहीं, और इस सर्वे भी आप कर लीजिए, पुरुष वर्ग कल वोटिंग किया, बाहर है, वोटिंग नहीं कर पाया, और महिलाएं सब घर में उन्होंने वोटिंग कर दिया। तो उसको सिर्फ एक एंगल से सोचना कि वो सिर्फ नारी, ये लाडली बहना या नारी सम्मान के कारण, तो वो नहीं है, कुछ हद तक वो प्रेशर इसके कारण भी बढ़ा है। दलीय साथी ने कहा है कि ये मीडिया पर भरोसा नहीं करते। उमा भारती ने भी यही कहा है, मीडिया पर भरोसा नहीं करते, और उमा भारती के रिकॉर्ड को अभी तक किसी नेता ने नहीं तोड़ा है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल हास्यास्पद है, अब पूरी तरह से मजाकिया है। आप उन्हीं लोगों के सैंपल के संदर्भ में तरह तरह की बातें करते हैं और फालतू का बकवास करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से इस तरीके से बेदखल होगी कि इनको आने में तो एक बड़ी बात थी कि जैसे मतदान के पहले जो एग्जिट पोल आते थे वो कांग्रेस के पक्ष में था पूरी तरीके से। वो देखिए, तो वहां पे आप क्या कहना चाहते, क्योंकि वो आपके पूरा पक्ष में था। मैं समझ रहा हूँ, वो जैसा इन्होंने कहा कि ये ओपिनियन होता है और वो सत्ता के विरुद्ध होता है हमेशा, वो सत्ता के विरुद्ध होता है, और सत्ता के विरुद्ध वो कायम रह जाए। हंसिए नहीं, हम उस सब सारी बातों पर बात करेंगे। जब सत्ता के विरुद्ध वो हवा चल रही है तो अनुपातता वो सत्ता के पक्ष में भी थोड़ा बहुत जा सकती है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी नहीं हो सकते हैं। तो अगर सत्ता के विरुद्ध उस तरह की लहर थी तो वो लहर थोड़ा कम हुई होगी। मैं ये मानता हूं कि कुछ प्रचार प्रसार, बड़े नेताओं की बातें और ये सारी चीजों का असर होता है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर इतनी तेज थी कि 140 प्लस सीट कांग्रेस की आएगी, और ये जो मुस्कुरा रहे हैं ये फिर 3 तारीख को मिलेंगे मुंह लटकाए हुए। मैं दरअसल चाहता था कि अब तो चुनाव हो गए, यहाँ पे लड़ चलाने से कोई मतलब नहीं, वो जो चलाना था वो टाइम गया, 3 तारीख को। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक बौद्धिक और सार्थक डिबेट हो, पर हमारे अनुज हैं जिनका अपना स्वभाव है और अंतिम में वो अपनी रंगत में उसको ले गए डिबेट को।
तो मेरी भी, क्योंकि मैं भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं अपनी बात अब थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे ही बोल दूं। देखिए है क्या कि आज आप मुझसे फेसबुक में जुड़े हैं क्या? बिल्कुल जुड़े। अच्छा, तो मैंने आज एक गोरख पांडे की कविता लिखी है, कविता का बार बार जिक्र कर रहे थे। गोरख पांडे की कविता सुनने को मिली। तो उनकी एक कविता मुझे सुनने को मिली। गोरख पांडे बड़े क्रांतिकारी कवि थे और बनारस में उनकी फिर उन्होंने सुसाइड किया जेएनयू में, उस बात को भी मैंने लिखा था। गोरख पांडे की जो कविता है, उस कविता का शीर्षक ये है कि एक राजा है और राजा जो है तो वो शिकार करता है एक मैना का और उसको पकड़ करके अपने घर लाता है। तो अपने बेटे को वो उस मैना को खेलने के लिए देता है और बोलता है कि ये मैना जो है ये अपने कर्म की वजह से मैना बनी है और मैंने अपने धर्म की वजह से इसका शिकार किया है, तो तुम इसको खेलो। तो अब राजा का ही पुत्र है युवराज, तो वो क्या करता है कि पहले मैना के पर काट देता है और फिर मैना से कहता है कि अब तुम उड़ो और अपनी हिम्मत से उड़ जाओ। तो मैना के पर कटे हुए हैं, उसको गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है कि मैना के पैर काट देता है और फिर कहता है कि अब तुम नाचो, सुंदर सा डांस दिखाओ। तो अब मैना के पैर कटे हुए हैं तो उसको और तेज गुस्सा आती है, तो वो कहता है, गला पकड़ता है मैना का और दबाता है, कहता है कि तुम गाओ। और मैना उसके गला दबाने से मर जाती है। इतने में उसकी भड़ास नहीं समाप्त होती है, तो वो पिता को अपने बुलाता है और पिता से कहता है कि भाई ये मैना ना कोई भी काम सही ढंग से नहीं करती, ना तो अच्छे से नाचती है, ना गाती है, ना ही उड़ पाती है। तो उसका पिता कहता है कि तुम ऐसा करो कि मैना का वास्तविक स्वाद लेना है, तो ये चली गई, तो इसको चख करके देखो इसका स्वाद कैसा है। तो अभी तक लोकतंत्र की जो ये दुहाई दे रहे थे, तो मैना वो जनता थी और वंशवाद वो राजनीति थी, जहां पर कई वंशों से राजा और युवराज जनता रूपी मैना को कभी पर काट करके, कभी उसकी टांग काट करके नचा रहे थे। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं होती है। पहली चीज जिनका इन्होंने जिक्र किया, ये कांग्रेस पार्टी में प्रारंभ से हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के माध्यम से आया, माननीय केदारनाथ जी शुक्ला के। तो जितना सम्मान उनका मैं करता हूँ उतना ये नहीं करेंगे, राजनीतिक बातें ना करें। रही बात चुनाव लड़ने न लड़ने की, टिकट कटने न कटने की, तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जहां किसी को कभी भी टिकट मिल सकती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि चुरहट में पुरखों से राजनीति चली आ रही है और सिहावन में उसी क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है। रही बात इनके चुनाव जीतने की, अब मैं बस बात करूंगा, आप प्लीज सुन लीजिए, बातें बहुत बढ़ जाएंगी। प्लीज सुन लीजिए। अब आपने खूब बोला, मैंने कुछ नहीं अगर कहा। वंशवाद पर प्लीज सुन लीजिए। तो इनका क्या है कि ये मुगालता पाले रहे, मुझे 3 तारीख तक इनसे बचना है, तो आप मुझसे विवाद, अरे मैं ऐसे को फोन करके सिक्योरिटी दिलवा दे रहा हूं, आपको बचना है। नहीं, मुझसे आप विवादित प्रश्न मत पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह का मैं अगर इसी तरह बात करने लगूंगा तो फिर बातें बढ़ जाएंगी वंशवाद पर। राजनाथ सिंह के बेटे पर विशेष योग्यता है, वो पीएचडी किया है राजनीति में। अमित शाह के लड़के में विशेष योग्यता है, बल्ला पकड़ते नहीं बनता है, अंग्रेजी बोलते नहीं बनता है, वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाएगा। मतलब सारे दलों में वंशवाद है। मैं वंशवाद को इग्नोर नहीं कर सकता, नहीं इनकार ही कर सकता। इतना कह दीजिए तुलनात्मक हमारे में थोड़ा, हम नहीं कह सकते ना, तुलनात्मक क्यों कह देंगे? हर जगह ये हमारे में ज्यादा ये तो ज्यादा है। जी, अगली कड़ी में आएंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए स्तुति मिश्रा जी। ये पूरा अभी चला, हर पक्ष ने अपना अपनी बातें रखी, तो फाइनली आपका क्या है? और हम थोड़ा सा आपसे एक विश्लेषण जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा था सीधी जिला की 4 विधानसभा। तो आपकी नजर में, आपके सर्वे, क्योंकि न्यूज चैनल सर्वे दिखा रहे हैं और पहले भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हमको एक विश्लेषण जरूर चाहिएगा आपके माध्यम से कि चारों विधानसभा में क्या स्तर रहे। देखो, चुनाव का पहले शुरुआत जहाँ से होती है, एग्जैक्टली सत्ता के विरोध में जो एंटी इनकम्बियंसी फैक्टर होता है वो निश्चित होता है। दूसरी बात थी, कमलनाथ जी ने एंटी इनकम्बियंसी फैक्टर को ही मानकर चुनाव लड़ा, तो उनका वो चुनाव एंटी इनकम्बियंसी फैक्टर को, जो शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना का, जैसे अभी ये कह रहे थे, आनंद मंगल सिंह जी कह रहे थे कि इतने पुरुष नहीं डाल पाए कि बाहर थे, क्या 12% मत एक साथ ऐसा हो सकता है कि पुरुषों की न डालने की वजह से 12% बढ़ा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सिहावल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 12%
मत ज्यादा पड़े। इसी तरह से चुरहट में आप देख लो, चुरहट में जहाँ पुरुष मतदाता कितने हैं 95,000 पड़ते हैं, तो महिला मतदाता 95,900 कुछ मतदाता। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि जो इनकी एंटी इनकम्बियंसी फैक्टर थी कमलनाथ जी की, जो वचनबद्ध आपने मैनिफेस्टो पढ़ा होगा दोनों लोगों का, और दूसरी तरफ थी शिवराज जी की लाडली बहना। लाडली बहना में आप सिर्फ 1250 मत देखिए, 1250 के बाद जो अंतिम स्ट्रोक लगाया उन्होंने कि जिन लाडली बहनों को पक्का आवास नहीं मिला है, इस बात पर बहुत कम लोगों ने गौर किया है। बिल्कुल सही कहा। तो जो उनका मास्टर स्ट्रोक था कि लाडली घर भी हम देंगे, लाडली आवास योजना, हाँ लाडली पक्का आवास देंगे, हाँ तो लाडली पक्का आवास देंगे, वो मास्टर स्ट्रोक था। और ये रोहित जी हमारे बड़े अच्छे छोटे भाई हैं, तो इनके तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ, तो जो लाडली आवास था उसने बड़ा काम किया है। और मेरे नजर में जो महिला मतदाता बढ़ने का काम था वो एक बड़ा फैक्टर था कि लाडली बहना के साथ साथ लाडली आवास ने मध्य प्रदेश में के साथ साथ सीधी जिले में, जैसे सिहावल में लोग कहते हैं चुनाव फंसा हुआ है, चुरहट में तो अभी तक मान रहे थे कि एक तरफा चुनाव है, लेकिन आपसे भी मेरी चर्चा हुई थी, तो जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि लाडली बहनों का सीधी में भी देख लीजिए, लाडली बहनों का वोट किसी तरह से पड़ा, और दौमनी जिसको रोहित जी लोग सबसे सुरक्षित मानते हैं ना, वो सुरक्षित सीट भी हमारे नजर में फंसी हुई है। इसलिए आज की डेट में सीधी जिले की किसी भी विधानसभा क्षेत्र को यदि हम कोई कहता है कि हम जीत रहे हैं, दूसरा ये कांग्रेस वाले एक चीज को और लेके, आप क्षमा करना मैं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जैसे सीधी में है कि केदारनाथ शुक्ला जी कितने वोट पाए, चुरहट में जाओ तो राजन कितने वोट काटे। ये जो इनकी वोट काटने वाली जो बात थी, अंत में उसकी हवा उड़ गई। चुरहट में मैंने देखा राजन को जो वोट मिलने चाहिए थे बोलने लगा रहे थे लोग 25,000 30,000 मिलेंगे, अंत में मुझे दिखा जब मैं इधर से गया तो मुझे लगा 5-10 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी तरह से बाजार उनकी एक तरफा रहती थी केदारनाथ शुक्ला जी की, लेकिन बाजार का माहौल बदला हुआ था। इसलिए जो तीसरा विकल्प था जो कांग्रेस को फायदा दे रहा था, वो भी कहीं न कहीं अंतिम समय में, मेरा हमेशा मानना रहता है, मैं ये बातें एमपी तक वालों ने भी मेरे साथ समीक्षा की थी, तो मैंने उनको बताया था, ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल 2 दलीय व्यवस्था ही लगती है मुझे कि 2 दल ही आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। तो अपने सीधी जिले में 2 दल ही आपको आमने सामने दिखेंगे, जो 3 तारीख का परिणाम होगा इन्हीं 2 दलों के बीच में होगा, पर लाडली बहना और लाडली आवास आपको चौंकाने वाला परिणाम होगा।